हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मेरठ 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के मोस्ट ऑफ 20 सिलेक्टेड प्रीवियस क्वेश्चन, साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाखदत्त हैं। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि एग्जाम में हमेशा बुक्स एंड राइटर, पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। साथ ही अश्वघोष ने कौन सी पुस्तक को लिखा? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक पुस्तक को लिखा। कालिदास ने मेघदूत और कुमार संभव नामक पुस्तक को लिखा। वहीं बात करते हैं भास की, तो भास ने स्वप्न वासवदत्ता नामक पुस्तक को लिखा। तो ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी को अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे। हमारा अगला सवाल है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषपुर। कनिष्क की मुख्यतः 3 राजधानी थी, पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा। जब बात कनिष्क की हो रही है तो आइए कनिष्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे कनिष्क किस वंश के शासक थे? तो कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। और कनिष्क ने भारतीयों के लिए पहली बार रेशम मार्ग की शुरुआत की थी। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के किस वंश ने जारी किए? तो भारत में पहली बार सोने के सिक्के कुषाण वंश ने जारी किए। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र और चरक थे। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। तो सभी पॉइंट को अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लिया करेंगे। हमारा अगला सवाल है, भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, क्योंकि न्यायपालिका संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार ना चलने वालों पर दंड निर्धारित करती है। इस प्रकार न्यायपालिका विवादों को सुलझाने एवं अपराध कम करने का काम करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला सवाल है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और पटना किस राज्य की राजधानी है? तो पटना बिहार की राजधानी है। हमारा अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीला सेठ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला लीला सेठ थी। वहीं अन्ना चांडी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी और उच्च न्यायालय के पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो हमारा क्या हो जाएगा? मीरा शाही फातिमा बीबी। मीरा शाही फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सभी पॉइंट को अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे। हमारा अगला सवाल है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर में है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1966 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 ईस्वी दिल्ली में हुई थी। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
हमारा अगला सवाल है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोम में। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय रोम में है। और रोम किस देश की राजधानी है? तो रोम इटली की राजधानी है। साथ ही रोम से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोम किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम हमारा किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी। तो ये सारे पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें भी अपने नोटबुक में जरूर लिख लिया करेंगे। हमारा अगला सवाल है, मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। 5 अगस्त 2018 को मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया। और साथ ही जब बात यहाँ मुगल सराय की हो रही है तो मुगल सराय से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ही विवेक पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय में है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। जब बात यहाँ एशिया महाद्वीप की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे एशिया शब्द हिब्रू भाषा आंसू से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। एशिया में कितने देश हैं? 50 देश हैं। और यह दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अक्सर पूछा जाता है कि किस महाद्वीप को सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है या महादेश कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को सबसे बड़ा महादेश और महाद्वीप कहा जाता है। और एशिया महाद्वीप में ही लाल सागर और सुएज नहर है, जो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। साथ ही बेरिंग स्ट्रेट एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अब बात करते हैं यूरोप की, तो यूराल पर्वत यूरोप महाद्वीप को एशिया से करता है। यूरोप में 44 देश हैं। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। अक्सर पूछा जाता है किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा हमारा? यूरोप महाद्वीप। और यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। बात करते हैं अफ्रीका की, तो अफ्रीका का हमारा सबसे बेहद सवाल बनता है दोस्तों कि किस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? तो अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है। साथ ही अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। साथ ही अफ्रीका से एक बहुत ही और सवाल बनता है, विव्या सवाल, कि किस महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा हमारा? अफ्रीका। हमसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? और परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है अफ्रीका से रिलेटेड कि किस महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा हमारा? अफ्रीका हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन रहे हैं। तो सभी पॉइंट को अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। आइसलैंड द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आइसलैंड को अग्नि द्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि आइसलैंड में 33 सक्रिय ज्वालामुखियों का घर है, जिसके कारण इसे आइसलैंड को अग्नि द्वीप कहा जाता है। और आइसलैंड किस महाद्वीप में है? तो आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में है। आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? रिकजेविक है। और आइसलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? क्रोना है। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारा अगला सवाल है, जुलू जनजाति कहाँ रहते हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। वहीं न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एबोर्जिन्स जनजाति रहते हैं। और कांगो में पिग्मी जनजाति रहते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी को अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे। हमारा अगला सवाल है, येलो पेरिल के उपनाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। येलो पेरिल के उपनाम से
चीन देश जाना जाता है? जब बात चीन की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा का क्या नाम है? युआन। साथ ही चीन के नई मुद्रा का नाम रेनमिनबी है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और चीन से हमेशा एक बहुत ही विवेक क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्या हो जाएगा हमारा? चीन। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है। तो ये सभी पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी को अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लिया करेंगे। हमारा अगला सवाल है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है? क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम को देवप्रयाग कहते हैं। वहीं कर्णप्रयाग किन किन नदियों का संगम है? तो कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम को कहते हैं। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। तो सभी पॉइंट को अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लिया करेंगे। हमारा अगला सवाल है, वात्सल्य मेला प्रति वर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है और नई दिल्ली भारत की राजधानी है। हमारा अगला सवाल है, विख्यात कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो में। विख्यात कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में स्थित है। और खजुराहो किस राज्य में है? एमपी में, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो ये सभी पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारा अगला सवाल है, बाराबाती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कटक। बाराबाती स्टेडियम कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। और कटक किस राज्य में है? उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। और उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ओडिसी नृत्य। साथ ही उड़ीसा में ही महानदी नदी निकलती है। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला सवाल है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। साथ ही थॉमस कप का भी संबंध बैडमिंटन से है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, तो हमारा हो जाएगा बैडमिंटन। अब बात करते हैं फुटबॉल की, तो फीफा कप, रोवर्स कप, मर्डेका कप, डूरंड कप, ये सभी कप फुटबॉल से संबंधित है। बात करें जब क्रिकेट की, तो रणजी ट्रॉफी, एसेज कप, एशिया कप, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। वहीं राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गोल्फ से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है, तो हमारा क्या हो जाएगा? गोल्फ से हो जाएगा। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सभी पॉइंट से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। तो सभी पॉइंट्स को अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे। हमारा अगला सवाल है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हमेशा डेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्टल डे किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो हमसे यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है और हमें एक सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो सही तरीके से मेल है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है ए टेल ऑफ टू सिटीज। इसके लेखक कौन है? विक्रम सेठ। तो ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक होता है हमारा
चार्ल्स डिकेंस होता है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, ए सुटेबल बॉय के लेखक क्या दिया हुआ है, चार्ल्स डिकेंस। तो ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन होता है, विक्रम सेठ होता है। तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है, ई एम फोस्टर, ये हमारा राइट दिया हुआ है, क्योंकि ए पैसेज टू इंडिया के लेखक ई एम फोस्टर होते हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में ए पैसेज टू इंग्लैंड, इंडिया का जगह इंग्लैंड कर दिया जाए, ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन हो जाएगा हमारा, नीरद सिंह चौधरी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में इससे कंफ्यूज होते हैं कि ए पैसेज टू इंडिया और ए पैसेज टू इंग्लैंड। तो ए पैसेज टू इंडिया के लेखक ई एम फोस्टर हैं और ई पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक नीरज सिंह चौधरी है। तो ये सभी पॉइंट को आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना है दोस्तों। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं। किसने बाल चरखा संघ की स्थापना की, जहां बच्चों को सूत काटना और बुनाई करना सिखाया जाता था? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। सन 1930 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने बाल चरखा संघ की स्थापना की, जहां बच्चों को सूत काटना और बुनाई करना सिखाया जाता था। जब बात इंदिरा गांधी की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे भारत की पहली महिला और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। वहीं इंदिरा गांधी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, 1972 ईस्वी में, और इंदिरा गांधी के समय में ही आपातकाल लागू हुआ था। साथ ही सन 2011 में उन्हें बांग्लादेश स्वतंत्रता सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये सभी फैक्ट इंदिरा गांधी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी को अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वह दक्षिण भारतीय राज्य कौन था जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी था, चोल वंश। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो दोस्तों आज मैंने जो भी क्वेश्चन आपको बताया वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अक्सर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखें और याद करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे दिए गए पॉइंट को भी आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।